सुप्रभात बच्चों। मैं डॉक्टर विभूति भूषण, प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग एसएनएस आरकेएस कॉलेज सहरसा में व्याख्याता के रूप में पदस्थापित हूँ। आज अपने इस व्याख्यान में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं पिछले व्याख्यान में गुप्तों का प्रारंभिक इतिहास के बारे में बता रहा था, जिसमें श्री गुप्त और घटोत्कच के बारे में बताया था कि महाराज गुप्त या श्री गुप्त के 2 मुहरें प्राप्त हुई हैं। इस मुहर के एक पे गुप्तस्य और दूसरे पे श्री गुप्तस्य लेख अंकित है, जिससे महाराज गुप्त के बारे में कुछ जानकारियां मिलती हैं। मैं ये बताना चाह रहा था कि मुहर है क्या। मुहर मुख्यतः विनिमय के साधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला चीज है, जो सेल खड़ी और टेराकोटा का बना होता था। सेल खड़ी पत्थरों को पीसकर उसके पाउडर से बनाया जाने वाला एक मुहर था। सीधी शब्दों में ये समझ लीजिए कि सीमेंट जैसा कोई पदार्थ था, जिससे सांचे में ढालकर उससे मुद्रा बनाया जाता था। और टेराकोटा गीली मिट्टी को सांचे में ढालकर उस पे राजकीय चिन्ह अंकित हो, वैसे सांचे में ढालकर उसे सुखाकर और आग में पका दिया जाता था। उसे टेराकोटा कहा जाता है। मुद्राएं मुख्यतः 2 प्रकार के ही प्राप्त हुए हैं, सेल खड़ी और टेराकोटा। कालांतर में कुछ धातुओं का भी मुहरें प्राप्त हुई हैं, लेकिन जो भी मुहर प्राप्त हुई हैं वो सामान्यतः इन्हीं 2 चीज़ों के बने होते थे, जिसका प्रयोग विनिमय के रूप में किया जाता था। इससे आगे बढ़ते हुए मैं गुप्तों का तीसरा शासक चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बताना चाहता हूँ। ये गुप्त वंश का पहला सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था, जो अपने साम्राज्य को एक सम्मानित स्थिति में लाने का कार्य किया और अपने पूर्वजों का जो उपाधि था महाराज, उससे ऊपर उठकर महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया। इसके कई उपलब्धियां भी हैं, जिसमें लिच्छवियों के साथ चंद्रगुप्त प्रथम का वैवाहिक संबंध स्थापित होना भी एक
उपलब्धि है। जिसकी पुष्टि हमें दो स्रोतों से होती है, एक सिक्का से और दूसरा प्रयाग प्रशस्ति से। सिक्का एक हमें प्राप्त हुई है जिसे राजा रानी प्रकार, लिच्छवी प्रकार या चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार का कहा जाता है। इसमें चंद्रगुप्त इस सिक्के के अग्रभाग पे चंद्रगुप्त प्रथम और देवी कुमार देवी का आकृति अंकित है नामों के साथ, जिसमें चंद्रगुप्त को बिना सम्मानित शब्दों के साथ सिर्फ चंद्रगुप्त अंकित कर दिया गया है, जबकि कुमारगुप्त को कुमार देवी को श्री कुमार देवी अंकित किया गया है। और इस सिक्के के पृष्ठ भाग पे सिंह वाहिनी देवी दुर्गा की आकृति अंकित है और उसके नीचे लिच्छवयः लेख अंकित किया गया है। जिसके बारे में कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इन सिक्कों पर लिच्छवियों का प्रभाव दिखता है और ये भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का जो कुमार देवी के साथ विवाह हुआ था, उसमें लिच्छवी का जो वैशाली वाला क्षेत्र था वो इसे दहेज के रूप में मिला था। ये भी कहा जाता है कि लिच्छवियों का उत्तराधिकारी कुमार देवी थी, इसलिए इसे लिच्छवी तत्कालीन समय में दो भाग में बटा हुआ था, एक वैशाली का क्षेत्र और दूसरा नेपाल का क्षेत्र। तो वैशाली वाला क्षेत्र दहेज के रूप में लिच्छवी गुप्तों को दे दिया था और नेपाल वाला क्षेत्र जो बचा था उसे अपने पास रखा, जो कालांतर में भी गुप्त उस पे अधिकार कर लिया था, समुद्रगुप्त। इस प्रकार मगध के शासक चंद्रगुप्त प्रथम को मगध और वैशाली वाला क्षेत्र मिलाकर एक बड़ा क्षेत्र प्राप्त हुआ अपने साम्राज्य के निर्माण करने में, जिसके कारण उसे एक सम्मानित स्थान प्राप्त हुआ।
कहा जाता है कि तत्कालीन समय में लिच्छवी लोग एक सम्मानित राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित किए हुए थे और आर्थिक रूप से भी वो बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था, जिसके कारण लिच्छवी समकालीन राज्यों में महत्वपूर्ण था। बुद्ध घोष का टीका मंगलम विलासिनी में बुद्ध घोष कहते हैं कि मगध नरेश आजाद शत्रु लिच्छवियों पर जो आक्रमण किया था उसका एक कारण आर्थिक भी था, क्योंकि लिच्छवी में रत्नों का खान था और उस पे अजात शत्रु अधिकार करना चाह रहा था। इससे ये प्रदर्शित होता है कि लिच्छवी साम्राज्य आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर से एक महत्वपूर्ण राज्य था, जिसका वैशाली वाला भाग चंद्रगुप्त प्रथम ने प्राप्त किया और अपने आप को एक सम्मानित स्थिति में लाने का प्रयास किया। इस विवाह का पुष्टि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से भी होता है, क्योंकि उसमें समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है, यानी कि लिच्छवी कन्याओं से उत्पन्न व्यक्ति। तो इससे भी अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः समुद्रगुप्त का पिता चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था और परिणाम स्वरूप उन्हें एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ। वायु पुराण से हमें वायु पुराण की कुछ पंक्तियों से हमें जानकारी मिलती है। उसमें कहा गया है कि गंगा के किनारे वाले प्रयाग, साकेत और मगध के क्षेत्रों पर किसी गुप्त वंश के शासक शासन करेगा। इन शब्दों के आधार पे इतिहासकारों का कहना है कि ये जो पंक्ति लिखी गई है ये संभवतः चंद्रगुप्त प्रथम के लिए लिखी गई है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम के पहले का जो शासक श्रीगुप्त और घटोत्कच थे वो इतने बड़े क्षेत्रों पे अधिकार नहीं किए हुए थे, और इसके बाद के भी शासक थे यानी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ये इससे भी बड़े क्षेत्रों पर शासन किया था। तो वायु पुराण का ये पंक्तियां संभवतः
चंद्रगुप्त प्रथम की ही रही होगी, के बारे में ही रही होगी। और इन्हीं के आधार पर चंद्रगुप्त प्रथम का जो साम्राज्य सीमा है उसे पश्चिम में पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर मगध और वैशाली के क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम की एक और उपलब्धि है उसका संवत की स्थापना करना। इसके बारे में मैं आप लोगों को अगले व्याख्यान में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।